अपना है ना, लास्ट में सीएसआर रिपोर्टिंग टॉपिक कर रहे थे अपन, सीएसआर सेक्शन 135 याद है ना। तो सीएसआर के अंदर क्या क्या चीजें थी। सबसे पहले कौन सी कंपनी पे सीएसआर लगता है, जिसकी कंपनी की टर्नओवर 1000 करोड़ या 1000 करोड़ से ज्यादा है, नेट वर्थ 500 करोड़ या 500 करोड़ से ज्यादा है, या नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है। ऐसी कंपनियों को अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का एटलीस्ट 2% क्या करना पड़ेगा, सीएसआर एक्टिविटी पे खर्च करना पड़ेगा। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, गेट बंद कर दे। वो नहीं आया आज, डांगर डांगर। चलिए, तो ये सारी पॉइंट अपने पढ़ लिए थे। फिर ये आया था कि अगर मैं 2% खर्च ना करूं तो क्या होगा। अगर वो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए रख रहे हो तो फाइन आपको क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 30 डेज के अंदर अंदर एक सेपरेट अकाउंट बना लो आप, अनस्पेंट सीएसआर अकाउंट, उसमें ट्रांसफर कर दो। और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मैक्सिमम कितने टाइम का हो सकता है, 3 साल। 3 साल में खर्च कर दो। 3 साल में खर्च नहीं किया तो जिस दिन 3 फाइनेंशियल ईयर खत्म होंगे उसके 30 डेज के अंदर अंदर ये गवर्नमेंट के अकाउंट में सीएसआर अकाउंट जो शेड्यूल 7 में मेंटेन होता है उसमें ट्रांसफर कर दो। अगर ये पैसा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए नहीं है तो फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 महीने में ये पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद ये इमीडिएटली पैसा कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अकाउंट में, सीएसआर अकाउंट शेड्यूल 7 में जो मेंटेन होता है। ये सारी बातें पढ़ ली थी। उसके बाद अगर आपकी कंपनी के अंदर जो एक्सपेंसेस है, सीएसआर एक्सपेंसेस, वो 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा हो रहे हैं, तो आपके जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा के हैं, और उनका उनका क्या होगा, इंपैक्ट असेसमेंट होगा, बट प्रोवाइडेड उनको कंप्लीट हुए 1 साल हो गया हो। ये सारी बातें पढ़ ली थी। सीएसआर रिपोर्टिंग में इंपैक्ट असेसमेंट वाला पॉइंट रह गया था अपना। बोर्ड्स रिपोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एक रिपोर्ट बनती है सेक्शन 134 में। ये जानबूझ के मैंने बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन इसलिए नहीं करवाया क्योंकि बोर्ड रिपोर्ट में जो कंटेंट आएंगे ना वो आधे से ज्यादा तो यहीं से आ जाएंगे। अगर मैं तुम्हें बोर्ड रिपोर्ट पढ़ाना शुरू कर देता और वो सीएसआर की बात करता तो समझ में नहीं आता। अभी देखो क्या लिखा, बोर्ड रिपोर्ट कवर करता है एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर। आपने सीएसआर एक्टिविटी पे कितना पैसा खर्च किया, कितना करना था, कितना खर्च किया, कितना शॉर्ट किया, कितना एक्सेस किया, वो सारी बातें कहां लिखनी है, बोर्ड रिपोर्ट में लिखनी है। ओके। अगर आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी है, द बैलेंस शीट फाइल्ड, जो आप बैलेंस शीट फाइल करोगे आरओसी के पास में, शेल कंटेन द ऑन एनुअल रिपोर्ट, सॉरी एन एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर कंटेनिंग पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड इन एनेक्सर 1 एनेक्सर 2। ये दोनों के लिए एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 में कितना पैसा खर्च करना था, कितना आपने खर्च कर दिया, एक्सेस कितना किया, शॉर्ट कितना किया। ठीक बात है। ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। ये है इंपैक्ट असेसमेंट। इस टॉपिक का नाम क्या है, इंपैक्ट असेसमेंट। क्या कहता है ये टॉपिक, एवरी कंपनी हैविंग सीएसआर एवरेज ऑब्लिगेशन 10 करोड़ और मोर, ठीक है, ड्यूरिंग 3, एवरेज कितने साल की, 3 फाइनेंशियल ईयर की। अगर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की एवरेज 10 करोड़ और मोर आ रही है तो आपको इंपैक्ट असेसमेंट करवाना पड़ेगा। किससे करवाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट एजेंसी से। ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट का, सभी प्रोजेक्ट का नहीं, कौन से प्रोजेक्ट का, जो प्रोजेक्ट जिनका आउटले 1 करोड़ और मोर हो, आउटले मतलब जिसमें खर्चा जो हो रहा है प्रोजेक्ट में, ओके, और जिसको कंप्लीट हुए कम से कम कितना साल हो गया हो, 1 साल। क्योंकि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा उसी बात, उसका इंपैक्ट तो आएगा ही नहीं। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने दो, और प्रोजेक्ट कंप्लीट होते इमीडिएटली उसका इंपैक्ट थोड़ी आएगा, थोड़ा टाइम तो दो। तो 1 साल दे दिया। तो ये इंपैक्ट असेसमेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाओ। इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट ये कहां प्लेस करनी है, प्लेस बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और ये एनुअल रिपोर्ट जो जाएगी सीएसआर में, जो हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट के साथ में अटैच करनी है, उसके साथ जाती है, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 वाली। ठीक बात है सर। ये जो इंडिपेंडेंट एजेंसी आएगी इंपैक्ट असेसमेंट करने के लिए, वो क्या मांगेगी, फीस मांगेगी। ओके, तो उसको कितनी फीस देनी है, इंपैक्ट असेसमेंट में एक्सपेंडिचर, ये रहा, इंपैक्ट असेसमेंट में बुक एक्सपेंडिचर टुवर्ड सोशल, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, खर्चा कितना, नॉट एक्सीड 5% और ₹50 लाख, विच एवर इज लेस। ठीक है ना, इतना खर्चा आप बुक कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें। एक बार नोट्स निकालना, यहां पर मैंने कुछ गलती कर दी थी क्या, नोट्स में देखना, इंपैक्ट असेसमेंट की फीस कितनी लिखवाई थी मैंने, 2% तो नहीं लिखवा दिया, 2 लिखवाया ना, 5 करो इसको।
रेम्युनरेशन 5%, और यहां पर विच एवर इज हायर की जगह विच एवर इज लेस कर देना बेटा, विच एवर इज लेस। ठीक है, अब देखो इसमें ये हो गया था एक्टिविटीज वाला, पीनल प्रोविजन हो गया था। सीएसआर इंप्लीमेंटेशन में आओ। अब ये कह रहा है कि आपको 2% का अमाउंट खर्च करना है आपके एवरेज नेट प्रॉफिट का। कंपनी कहते हैं ठीक है सर कर देंगे। अब ये 2% का खर्चा करेगा कौन कंपनी की तरफ से? सपोज करो हम गरीबों को खाना खिलाएंगे, तो गरीबों को खाना कंपनी खुद खिलाए, या फिर एक काम करते हैं, कुछ एनजीओज बनी होंगी ऑलरेडी जो गरीबों को खाना खिलाती होगी, गरीबों का इलाज करती होगी, गरीबों को एजुकेशन देती होगी। कहता हाँ ठीक है हम उनको डोनेट कर देते हो, पॉइंट है, ऐसा भी कर सकते हो तुम। तो सीएसआर इंप्लीमेंटेशन दो तरीके से हो सकती है। एक तो कंपनी खुद करे, ठीक है, कंपनी अपने नाम से करे, ओके, और दूसरा कंपनी अपने नाम से ना करे। कंपनी अपने नाम से ना करे इसमें भी दो ऑप्शन है। कंपनी एक नई ट्रस्ट बना ले, जैसे जिंदल वालों ने क्या बना रखी है, जिंदल ट्रस्ट बना रखी है, और जिंदल हॉस्पिटल किस में आता है, जिंदल ट्रस्ट के अंडर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? दोबारा सीएसआर इंप्लीमेंटेशन कैसे करनी है? कंपनी बाय इटसेल्फ, कंपनी खुद खर्चा करे, ऐसा भी हो सकता है। थ्रू, कंपनी खुद ना करके किसी के थ्रू कर सकती है। किसके थ्रू करेगी? ट्रस्ट, जो किसने फॉर्म किया है, फॉर्म्ड बाय कंपनी, कंपनी ने फॉर्म किया है। या ऐसा भी कर सकते हो, ट्रस्ट जो ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी फॉर्म्ड, आप उनके थ्रू भी कर सकते हो। पैसा खर्च करना है सोसाइटी के ऊपर, या तो आप कंपनी अपने नाम से करें, या आप अंडर सेक्शन 8 कंपनी बना के ट्रस्ट बना के उसके नाम से खर्च कर दो, या जो ऑलरेडी बनी हुई है उनके थ्रू कर दो। ये पॉइंट भी ठीक है। बोर्ड शैल एंश्योर सीएसआर एक्टिविटीज आर अंडरटेकन। आपको भैया सीएसआर एक्टिविटी करनी है, चाहे आप अपने नाम से करो चाहे किसी ट्रस्ट के नाम से करो। बाय कंपनी इटसेल्फ, कौन करेगा ये? बाय कंपनी इटसेल्फ, ये वाला पॉइंट। और थ्रू, ये वाला पॉइंट। किसके थ्रू? अ कंपनी एस्टैब्लिश अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है? एनजीओ, एनपीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी एटसेट्रा, जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 12A में और 80G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ये कौन सी ट्रस्ट होती है, कौन सी सोसाइटी होती है? जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स में जो एग्जम्प्ट होती है। मतलब इन सिंपल वर्ड, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसको क्या कर रखा है? अप्रूव कर रखा है। ओके, एस्टैब्लिश्ड बाय कंपनी, जो किसने एस्टैब्लिश कर रखी है? कंपनी ने। ये वाला पॉइंट। हम क्या कर सकते हैं? अंडर सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं, हम ट्रस्ट बना सकते हैं, हम एक सोसाइटी बना सकते हैं, उसको इनकम टैक्स में सेक्शन 12A में रजिस्टर करवा लेंगे और 80G में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मतलब इसके थ्रू हम जो भी खर्चा करेंगे उसकी हमें क्या मिलेगी? इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगी। 80G में डिडक्शन मिलती है ना। ओके, ईदर सिंगली और विद एनी अदर कंपनी। एनी अदर कंपनी मतलब, अब सपोज करो हमने एक बड़ा हॉस्पिटल बना दिया और वो हॉस्पिटल एक ट्रस्ट रन करती है, और उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए दो कंपनी खर्चा दे रही है, एक टाटा और एक रिलायंस। तो क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। तो ये जो ट्रस्ट है ये हम दो बंदों ने मिलकर बनाई है। तो बना लो, आप अकेले बना लो ट्रस्ट, या फिर आप किसी कंपनी के साथ मिलकर बना लो। या फिर और तरीका क्या है? और तीसरा ऑप्शन, कंपनी एस्टैब्लिश्ड है सेक्शन 8 में, ट्रस्ट है, सोसाइटी है, एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने बना रखी है, उसको दे दो पैसा। ओके, या फिर कोई कंपनी जो एस्टैब्लिश्ड है अंडर सेक्शन 8, ट्रस्ट, सोसाइटी है, जो रजिस्टर्ड है, जो एस्टैब्लिश्ड है और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड है कम से कम 3 साल का, कम से कम 3 साल का, ऐसी कंपनी। अब मैं आपको बताता हूं, हम सीएज है, प्रैक्टिसिंग सीए बेटा। हमारे पास बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं जो, अब देखो बोलना नहीं चाहिए पब्लिकली बट वो फैक्ट है, मतलब मैं ये काम नहीं करता बट लोग करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट आया, वो कहता है सर मेरी कंपनी जो है वो सीएसआर के दायरे में आती है, सेक्शन 135 के दायरे में आती है। मैं कहा ओके, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है सपोज करो 10 करोड़ है, तो 2% कितना हुआ खर्चा?
बताओ 20 लाख रुपए हो गया। मैं कहा ओके, कहता 20 लाख रुपए में क्या करना है, पब्लिक के ऊपर खर्च करना है, सोसाइटी के ऊपर, शेड्यूल 7 एक्टिविटी में। ओके, सर अब बताओ क्या करें, ये पैसा भी हमें खर्च नहीं करना है और कंप्लायंस भी करना है, तो हम क्या करते हैं, उनको क्या गाइड करते हैं कि बहुत सी एनजीओ बनी हुई है जो सेक्शन जो सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है, या फिर अंडर सेक्शन 8 रजिस्टर्ड है। ओके, जो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाती है, गरीब बच्चों को फ्री में इलाज करती है। ओके, हम उसको 20 लाख रुपए का क्या देंगे, डोनेशन देंगे कागजों पे, ठीक है। वो आपका 10% काटेगी और 90% अमाउंट आपको क्या कर देगी, कैश में वापस कर देगी। तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से आपने क्या कर दिया, 20 लाख रुपए ऐसे ही ट्रस्ट को दे दिए, तो कंप्लायंस हो गया एज पर रिकॉर्ड, और 18 लाख रुपए आपको कच्चे में वापस मिल गए। ऐसा बहुत होता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया कि अगर आप ऐसी ट्रस्ट वगैरह के थ्रू आपकी कंपनी डायरेक्टली खर्चा ना करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा CSR 1, ठीक है। ओके, ये आरओसी के पास जाएगा, ये आरओसी के पास जाएगा, किस लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। हर कोई ट्रस्ट जो है वो CSR एक्टिविटी के लिए डोनेशन नहीं ले सकती। कौन सी ट्रस्ट CSR एक्टिविटी के लिए डोनेशन ले सकती है, जो रजिस्टर्ड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। कहता सर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा CSR 1। ओके, इसके ऊपर साइन होने चाहिए और ये सबमिट करना है, shall be signed and submit इलेक्ट्रॉनिकली, ऑनलाइन फाइल होंगे, और ये वेरीफाइड होना चाहिए बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, या कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, या CMA इन प्रैक्टिस। ओके, ये जब सबमिट हो जाएगा तो आपको एक यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा। कोई भी कंपनी, अंडर सेक्शन 8 कंपनी, ट्रस्ट या सोसाइटी जिसके पास ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप उनको डोनेशन नहीं दे सकते, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो अगर मैं ये काम ट्रस्ट के थ्रू कर रहा हूं, ये ट्रस्ट या ये ट्रस्ट, तो भाई इसके पास क्या होना चाहिए, CSR रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। ये प्रोविजन 1 अप्रैल 2021 के बाद आया है, पहले नहीं होता था। पहले कोई भी मतलब 3 साल पुरानी फर्म उठा लो, सॉरी ट्रस्ट उठा लो, उसके थ्रू आप कर लो, बट फेक बहुत है बेटा। तो ये कहता है कि इसका CSR रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए आपके पास में, यहां पर ये लिख दिया। पॉइंट क्लियर। कंपनी में इंगेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी क्या कर सकते हो, CSR एक्टिविटी कर सकते हो। एग्जांपल इसका CRY सॉरी, सुना है कभी, क्राई, यूनिसेफ, यूनेस्को, ये सुना है। चलो क्राई के बारे में बताता हूं, चाइल्ड रिलीफ यूथ यंग, कुछ ऐसा है नाम इसका, चाइल्ड रिलीफ, बच्चों के इलाज वगैरह पे ये पैसा खर्च करते हैं, क्राई, ठीक है। तो आप, ये एक इंटरनेशनल स्कीम है, तो आप इसमें भी पैसा खर्च कर सकते हो, ठीक है। अब इंटरनेशनल का मतलब ये नहीं कि इंडिया से बाहर पैसा खर्च करे, वो पैसा कहां खर्च हो गया, इंडिया में खर्च होगा, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। आप कोलाबरेशन कर सकते हो, किसके साथ, अदर कंपनी के साथ, ये तो अभी बताया, ये रहा। आप, जरूरी नहीं है कि ट्रस्ट आपकी अकेले की हो, आप चाहो तो किसी के साथ भी ट्रस्ट बना सकते हो, कोलाबरेशन कर लो, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है। बोर्ड ऑफ द कंपनी शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट फंड डिसबर्स हैव बीन यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो पैसा आपने दिया है ना इस ट्रस्ट को, वो क्या होना चाहिए, खर्च होना चाहिए, ठीक बात है। ओके, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, इन केस ऑफ ऑनगोइंग प्रोजेक्ट द बोर्ड शैल मॉनिटर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो आपको ये देखना है कि जो विद इन टाइम टू द अप्रूव्ड टाइमलाइन, कितने साल का प्रोजेक्ट था, 3 साल का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखना पड़ेगा 3 साल के अंदर अंदर ये पैसा उस प्रोजेक्ट के ऊपर खर्च हो चुका है। क्योंकि अगर टाइमलाइन क्रॉस कर गई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, वो पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। याद आ गया। ओके, तो ये वाला टॉपिक भी हो गया, ठीक है। कुछ पॉइंट बाकी है ना इसमें, आ जाओ। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है बता दिया, मल्टी ईयर प्रोजेक्ट। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का मतलब जिस प्रोजेक्ट में मल्टी ईयर लगते हैं, नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स। कोई दिक्कत तो नहीं, काट दो चाहे, जरूरत नहीं है करने की, मैंने नोट्स में मेंशन ही करवा दिया है। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है ये बता दिया आपको, इससे MCQ आ सकता है, ध्यान रखना। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है,
इट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट फ्रॉम ओवरसीज ब्रांच। याद आ गया, चाहे वो एक सेपरेट कंपनी हो चाहे ना हो। डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनी, जो सेक्शन 135 के दायरे में आ रही हो। ये पहले भी करवा दिया ना बुक में। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5%। सीएसआर पॉलिसी किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए? शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कौन रेकमेंड करेगा? सीएसआर कमेटी। और कौन अप्रूव करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डेफिनेशंस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, ना मीनिंग करने की जरूरत है। लो बेटा, ठीक है, हो गया। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 135। 5 नंबर देके जा सकता है, और एमसीक्यू तो देख लो कितने सारे बनते हैं इसमें से। अब हम आते हैं अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 136 और 137 पे आ जाओ। पहले 137 करेंगे, 137 बहुत इंपॉर्टेंट है। 137 करो पहले, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेक्शन का नाम सुना है? सेक्शन 137 बहुत बार सुना है, ठीक है। 92 के साथ आता है ना कि प्रोवाइडेड दैट कंपनी हैज नॉट मेड अ डिफॉल्ट इन सेक्शन 92 एंड 137। 137 किसका है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक कॉपी किसके पास जाती है? आरओसी के पास जाती है। ठीक बात है ना। लो पहले नोट्स में आ जाओ। सेक्शन 137 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्यों करवा रहा हूं? इंटीग्रेटेड केस स्टडी के लिए बहुत अच्छा है ये। इंटीग्रेटेड केस स्टडी के साथ अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है इसके साथ। समझो, इसके है फाइलिंग। इस सेक्शन का नाम क्या है? फाइलिंग। फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा विद आरओसी। सबसे पहले एटसेट्रा का मतलब क्या है? बोर्ड रिपोर्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट भी तो जाएगी। हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिपोर्ट भी तो जाएगी। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी, बिल्कुल सर, ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा, ये सब चीजें हैं। ओके, इसको फाइल करना है आरओसी के पास। इसको फाइल करना है आरओसी के पास। ठीक बात है सर, कैसे करना है अब ये समझो। इसके लिए चार्ट क्या बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से मान के चलो इंटीग्रेटेड केस स्टडी आ जाए और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर फ्री के। जब भी आपकी एजीएम हो, अब बताओ एजीएम का सबसे पहला बिजनेस क्या होता है? ऑर्डिनरी बिजनेस, अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अपने मेंबर्स को दिखाओ कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है भाई, ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये बोर्ड्स रिपोर्ट है। जो क्वेश्चनिंग करनी है क्वेश्चनिंग करो, और जब हो जाए कि ये फाइनल है तो ओआर पास करके इसको क्या करो? अडॉप्ट करो। अडॉप्ट करना मतलब फाइनल। अगर किसी मेंबर को लगता है ना 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 इसमें मुझे गड़बड़ लग रही है, इसमें हमें कुछ चेंज चाहिए, तो बताओ क्या चेंज करना है, हम कर लेंगे डिस्कस। अभी तो ये एजीएम में ही डिस्कस हुई है ना। ओके, तो 2 बातें होंगी। क्या आपने एजीएम कर ली? हेल्ड, एजीएम आपने कर ली है क्या? हाँ कर लिया सर। हेल्ड, हाँ ना। आपने एजीएम कर ली। अब 2 बातें, क्या एजीएम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट हो गई है? अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा, क्या अडॉप्शन हो गया है? 2 बातें, हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अडॉप्शन हो गया है, सर नहीं हुआ। ओके, ध्यान रखना, एजीएम में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अडॉप्शन नहीं हुआ तो अभी तक एजीएम कंक्लूड नहीं हुई है। क्योंकि जिस पर्पस के लिए जनरल मीटिंग बुलाई गई है, जब तक वो पर्पस फिनिश नहीं होगा, हाँ या ना नहीं होगा, तब तक उसे कंक्लूडेड नहीं माना जाता। ठीक बात है। अब समझो, एजीएम हुई है और अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई, तो जिस दिन आपकी एजीएम कंक्लूड हुई है उसके विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको इसकी एक कॉपी किसके पास भेजनी है? आरओसी के पास। फाइल कर दो। ठीक है, फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा विद आरओसी। कोई दिक्कत इसमें? सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं हुई है तो एजीएम तो कंक्लूड नहीं हुई है अभी तक, कहते नहीं हुई। कोई बात नहीं। अब जिस दिन एजीएम बुलाई गई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन एजीएम बुलाई गई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद
आरओसी, आरओसी के पास फाइल करो। कहते हैं 1 मिनट भाई साहब, ये अभी फाइनल नहीं हुई है। कहते हैं एक काम करो ना, ये इसको हम क्या बोलेंगे, अनअडॉप्टेड, अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल कर दो। 1 मिनट सर, ये भी फाइनल नहीं हुई है, कोई बात नहीं, जिस दिन तुम्हारी एजीएम बुलाई है ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कर दो, फाइल कर दो। आरओसी इसे क्या करेगा, आरओसी इसे एक्सेप्ट करेगा, आरओसी टू एक्सेप्ट सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सच अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एज प्रोविजनल, एज प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बताओ प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ। जब तुमने फाउंडेशन में एडमिशन लिया था तो तुम्हारे +2 का रिजल्ट आ गया था क्या, नहीं आया था, तो तुमने फाउंडेशन में एडमिशन कैसे ले लिया, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हुआ था, क्योंकि तुम्हें पता था हम +2 तो क्लियर कर जाएंगे। अब कोई सीए में आ रहा है और जिसको ये भी डाउट हो कि मैं +2 में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, तो डूब मरने वाली बात है। तो 99.99% बच्चा कौन आता है सीए के अंदर, जो अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा हो, जिसको ये तो कॉन्फिडेंस हो कि +2 तो हो ही जाएगी, वो अब फाउंडेशन में भी क्यों आएगा। जिसको डाउट है वो सोचेगा पहले क्लियर तो कर लूं, बाद में देखूंगा कि सीए करनी है नहीं करनी है ना। तो आपका एडमिशन क्या हुआ था, प्रोविजनल। तो ये कह रहा है कि भाई साहब, एक आरओसी कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे दे, कहता है सर ये अडॉप्ट नहीं हुई, ना अनअडॉप्टेड दे दे, मैं इसको प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लूंगा। इसका फायदा क्या है, आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी के पास फाइल करनी है, ठीक है। तो यहां पर आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा, ओके। उसके बाद जब भी एजीएम में इसका अडॉप्शन हो जाए, करवाना तो पड़ेगा अडॉप्शन, आज नहीं तो कल। whenever the financial statements are adopted, जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होगी उसकी कॉपी विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज फाइल कर देना। फाइल अब कौन सी आई है, अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा विद आरओसी। और आरओसी क्या करेगा, उसको अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आता था जब एमसीक्यू नहीं होते थे ना, तब इस पे आया हुआ है कि एक कंपनी ने एजीएम बुलाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसकी अडॉप्ट नहीं हुई, कि बताओ क्या इसकी फाइलिंग करनी है आरओसी के पास, बिल्कुल करनी है। कितने टाइम में, विद इन 30 डेज, जिस दिन एजीएम बुलाई है। और उसके बाद जब एजीएम बुला के इसको अडॉप्ट करोगे, बाद में अडॉप्ट तो करनी पड़ेगी ना, तो अडॉप्ट करने के भी 30 दिन के अंदर अंदर अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आरओसी के पास दोबारा फाइल करना पड़ेगा, और वो अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसके प्रोविजनली एक्सेप्ट कर रखी थी उसको क्या कर देगा, हटा देगा। तो जब तुम्हारे +2 का रिजल्ट आएगा तो उसकी डीएमसी किसके पास फाइल करनी है, आरओसी पास, मतलब आईसीआई के पास फाइल करनी है। सेम वही बात यहां पर लिख दी बेटा इसने। पॉइंट समझ में आ गया। सर हमने तो अभी तक एजीएम ही नहीं करी, अरे बाप रे, एजीएम ही नहीं करी, कहता नहीं, तो फिर भैया लास्ट डेट तो निकाल लो पहले, लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। कैसे पता लगेगा बेटा, अंडर सेक्शन 96 पढ़ के आया ना चैप्टर 7 में, इसलिए चैप्टर 7 पहले करवाया था मैंने, ठीक है, कि चैप्टर 7 पहले कर ले और फिर ये आराम से करेंगे। उसके 30 डेज में, विद इन 30 डेज फाइल, अब बताओ अडॉप्टेड होगी या अनअडॉप्टेड होगी, ऑब्वियस सी बात है अनअडॉप्टेड होगी, क्यों, एजीएम ही नहीं हुई। फाइल अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा विद आरओसी। और आरओसी से कैसे एक्सेप्ट करेगा, आरओसी टू एक्सेप्ट इट एज प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और उसके बाद जब भी एजीएम होगी, whenever AGM is held and
एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अडोप्टेड, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडोप्ट होगी तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज अडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करनी पड़ेगी, अडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद आरओसी। लो जी, मान के चलना इस टॉपिक से या तो एक एमसीक्यू 2 नंबर का, और किस्मत अच्छी रही तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आएगा सेक्शन 137 से। ठीक है, ये ट्रेंड है, 92 से आ जाए क्वेश्चन एनुअल रिटर्न से, या 137 से आ जाए। और देखो इसमें कौन कौन से चैप्टर मिक्स हो जाएंगे आपके। एक तो एजीएम वाला क्वेश्चन बना देंगे इंटीग्रेटेड केस स्टडी में कि बताओ एजीएम कब होनी चाहिए इनकी, फिर उसके बाद कहेंगे बताओ इनकी एनुअल रिटर्न कब फाइल होनी चाहिए 92 के अकॉर्डिंग, कितने दिन में होती है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। ठीक है, और फिर कहेंगे बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब फाइल होनी चाहिए 137 के अंदर। फिर उसी में ही क्वेश्चन में ये दे रखा होगा, सपोज करो इन्होंने एजीएम करी नहीं, अब बताओ कब तक जानी चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी, और एजीएम की एनुअल रिटर्न कब तक जानी चाहिए। तो दोनों में क्या लाइन लिखी हुई है, जो लास्ट डेट आएगी 96 की, जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए, वहां से 30 दिन, एनुअल रिटर्न 60 दिन में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 दिन में। क्लियर? ओके, आओ अब इसको बुक में देखते हैं। ये नोट हो गया ना, तो ये आराम से तुम्हें देके जाएगा 2-3 नंबर, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया तो 5 नंबर, नहीं तो एमसीक्यू में तो बढ़िया नंबर देके जाएगा। आओ, तो सबसे पहले व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद आरओसी। आरओसी के पास क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी। अब बताओ इफ एनी क्यों लिखा हुआ है, अगर मेरी कंपनी की सब्सिडरी एसोसिएट है तो बनेगी ना, नहीं तो नहीं बनेगी। अलोंग विद ऑल डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर दिस एक्ट। बताओ ऑल अदर डॉक्यूमेंट का मतलब ऑल द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड, ऑडिट रिपोर्ट, अनेक्सर एटसेट्रा। ठीक है, अडोप्टेड एट एन एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी फाइल्ड विद आरओसी। ध्यान से अडोप्टेड लिखा हुआ है, कहां, एजीएम में। तो रूल तो ये, सेक्शन तो ये कहता है अडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर डॉक्यूमेंट आपको आरओसी के पास फाइल करना है। व्हेन, कब फाइल करना है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी। बताओ क्यों, ओपीसी के केस में एजीएम का प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होता। जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था, बिल्कुल लास्ट सेक्शन था। तो फिर एजीएम ओपीसी कब फाइल करेगी, बताओ। 1 पर्सन कंपनी शैल फाइल कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यूली अडोप्टेड बाय इट मेंबर्स नहीं, मेंबर। ठीक है, मेंबर साइन करेगा इसको, और ये कब तक फाइल करनी है, विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज होते ही उसके बाद कर दो 180 डेज में। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, मोड, मैनर एंड फॉर्म। हाँ, फॉर्म वगैरह की बात अभी करेंगे, अभी होल्ड पे चलते हैं, एनबीएफसी एक्सपीआरएल छोड़ो, सीधा सीक्वेंस पे आओ। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट अडोप्टेड, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडोप्ट नहीं हुई है तो फिर क्या बात होगी, नॉट अडोप्टेड। तो फिर क्या करना है बताओ, सच अनअडोप्टेड, इकट्ठा ही अनअडोप्टेड, ठीक है ना, अनअडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड विद आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। आरओसी शैल टेक देम एज प्रोविजनल, आरओसी से प्रोविजनल डॉक्यूमेंट के तौर पे एक्सेप्ट करेगा टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फाइल्ड विद हिम आफ्टर देयर अडॉप्शन। ठीक है, जब तक अडॉप्शन के बाद मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आती, प्रोविजनल अपलोड हो जाएगी। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अडॉप्टेड इन अर्जेंट एनुअल जनरल मीटिंग। बताओ अर्जेंट क्यों लिखा, कि बेटा जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं करोगे एजीएम क्या होती जाएगी, अर्जेंट होती जाएगी। तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सच अर्जेंट जनरल मीटिंग इसकी कॉपी फाइल करो, किसके पास, फाइल विद सच फीस और एडिशनल फीस एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, ये फाइल कर दो। कोई दिक्कत इसमें? ओके, तो अगर कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट नहीं की तो फाइल अनअडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी विद इन 30 डेज
फ्रॉम एजीएम, ठीक है। और उसके बाद फाइल अडोप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 30 days फ्रॉम एजीएम या अडॉप्शन। क्लियर, यही लिखा हुआ है। उसके बाद हम आते, ये नोट हो गया। अब ये कहता अगर एजीएम ही ना हुई हो तो एनुअल जनरल मीटिंग नोट हेल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेयर एजीएम हैज नॉट बीन हेल्ड, एजीएम ही नहीं करी हमने, तो फिर अब बताओ क्या करें। तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद डॉक्यूमेंट्स ड्यूली साइंड, इसको पर डायरेक्टर के साइन होंगे, ठीक है। और आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि आपने एजीएम क्यों नहीं करी। ये किसके पास फाइल करो, आरओसी के पास, विद इन 30 days ऑफ लास्ट डेट बिफोर विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड, ठीक है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत। ये वाला एग्जांपल अच्छा है, ये वाला एग्जांपल अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फाइल करोगे तो पेनल्टी है, पेनल्टी याद करनी है तो कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये नोट हो गया। अब इसमें जो बीच में टॉपिक छूटे हैं वो पढ़ते हैं। ये नोट हो गया ना, चलो आगे आओ। फाइलिंग करनी है, फाइलिंग का मोड क्या रहेगा, मैनर या फॉर्म क्या रहेगा, हाँ ये करते बात। सबसे पहले एवरी कंपनी शैल फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी, ठीक है। फॉर्म नंबर है AOC 4, AOC स्टैंड्स फॉर अकाउंट्स ऑफ कंपनी, AOC 4 ये फॉर्म नंबर है। एंड द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इफ एनी विद फॉर्म नंबर AOC 4 CFS, CFS स्टैंड्स फॉर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट AOC 4 के साथ अटैच करेगी, और अगर आपकी कोई सब्सिडी एसोसिएटेड कंपनी है तो उसके साथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, उसका फॉर्म नंबर अलग हो जाएगा, AOC 4 CFS, ठीक बात है सर। उसके बाद में फर्निश अ रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फॉर्म CSR 2, अगर आपकी कंपनी जो है वो सेक्शन 135 के दायरे में आती है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, ओके। सर मैं तो NBFC हूं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट अलग होता है, इनके ऊपर शेड्यूल 3 अप्लाई नहीं होता। कहता कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। तो तुम्हारे आप एक NBFC हो और आपके ऊपर इंड एस अप्लाई होते हैं, आप एक NBFC हो और आपके ऊपर इंड एस अप्लाई होते हैं, तो आपको फाइल करना है फॉर्म AOC 4, ठीक है, NBFC इंड एस, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। और अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो AOC 4 NBFC इंड एस CFS, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। ओके, ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए। फाइलिंग ऑफ XBRL फॉर्मेट। अब ये XBRL फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले XBRL का मतलब है एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, लिख भी रखा होगा, लिख रखा है क्या, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, नहीं लिखा हुआ, कोई बात नहीं मैं लिखवा देता हूं। एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज, XBRL, ठीक है। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल फॉर्मेट है बेटा। अभी आपको क्या याद करना है, इंटरनेशनल लेवल का फॉर्मेट है। तो अगर आपकी कंपनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, तो आपको इंटरनेशनल लेवल फॉर्मेट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या करनी पड़ेगी, फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज समझो बेटा, आप एक कंपनी हो, आप हो इंडिया में, और एक कंपनी है यूके में, ठीक है, लंदन में है सपोज करो, और मैं एक इन्वेस्टर हूं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर। अब मेरे पास में कुछ पैसे हैं, अब मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करूं या यूके कंपनी की इन्वेस्ट करूं, मेरे को क्या करना चाहिए, दोनों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मैं एक में इन्वेस्ट करूंगा। तो मुझे बताओ किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी हो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब अरे जिसका नेट प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट वगैरह, इबिटा वगैरह, ROE ROI वगैरह अच्छी हो। समझ में आया,
कहते सर हाँ ये तो बात सही कही आपने, अगर दो नेट प्रॉफिट ले लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि अगर दोनों में से नेट प्रॉफिट जिसका ज्यादा है उसको पकड़ लो, उसमें इन्वेस्ट करो। कहता हाँ बट सर एक बात बताओ, वो यूके की कंपनी, वहां के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होंगे, हम इंडिया की कंपनी, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग होंगे। हो सकता है उसने वहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता हो 10% मशीन पे, हमारे यहां पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा हो 15%, तो बताओ मेरा नेट प्रॉफिट क्या आएगा, कम आएगा। वहां पर सेम, वहां पर डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है, कम चार्ज हो रहा है। हो सकता है वहां पर प्रोविजन बनाना कंपलसरी हो डेट के ऊपर, हमारे यहाँ पर प्रोविजन डेट के ऊपर कंपलसरी नहीं है, हमारी मर्जी हम बनाए ना बनाए, तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। तो फिर कंपैरिजन कैसे होगी, पॉइंट। यही वजह है कि अगर आपकी कंपनी एक बड़े लेवल की कंपनी में आती है जैसे कि लिस्टेड कंपनी, तो सबसे पहली बात तो आपको सिंपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने, आपको क्या फॉलो करना है, इंड एस। इंड एस इज नथिंग, आईएफआरएस का इंडियन वर्जन है। आईएफआरएस क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, तो वो तो इंटरनेशनल लेवल पे है। तो सभी कंपनियों के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ताकि उनकी कंपैरिजन क्या हो जाए, इजी। तो छोटी कंपनी में कौन पैसा इन्वेस्ट करता है, बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करता होगा ना। तो सबसे पहले आपको किस पे लेके आए, इंड एस पे लेके आए, ताकि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या हो जाए, सेम हो जाए। बट सर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होती कंपनीज के अंदर, और भी इंफॉर्मेशन होती है, वो भी तो डिफरेंट हो सकती है। हाँ तो फिर एक काम करो, आपका जो फॉर्मेट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का और अदर डॉक्यूमेंट्स का, वो फॉर्मेट भी क्या होना चाहिए, सेम प्लेटफॉर्म का, और इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या दे दिया, एक्सबीआरएल। तो यूके वाली कंपनी भी अपना डेटा किस में देगी, एक्सबीआरएल में, आप भी अपना डेटा किस में दो, एक्सबीआरएल में, दोनों सेम फॉर्मेट में आ गए। अब कंपैरिजन करो यार, पॉइंट समझ में आया। तो ये कहता है कौन, सभी कंपनियों के एक्सबीआरएल फॉर्मेट में फॉलो नहीं करना होता। कौन सी कंपनी, बड़ी कंपनी। बड़ी कंपनी कौन सी हुई, जो कंपनी लिस्टेड हो, सबसे पहली बात लिस्टेड कंपनी, ठीक है, एंड देयर इंडियन सब्सिडरी। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है तो आपको भी और आपकी जितनी भी सब्सिडरी है, चाहे वो लिस्टेड हो चाहे ना हो, ऑल कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और मोर हो, ऑल कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ और मोर हो, और ऑल कंपनी जिनके ऊपर इंड एस लगता हो, ठीक है, जिनके ऊपर इंड एस लगता हो, इंड एस मैं लिख देता हूं। जैसे अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर नेट इंड एस की एप्लीकेबिलिटी शुरू हो जाती है। तो फाइलिंग ऑफ एक्सबीआरएल फॉर्मेट किसके लिए बताओ, लिस्टेड कंपनीज के लिए, लिस्टेड कंपनी एंड इट्स सब्सिडरीज। ओके, या आपकी पेड अप कैपिटल कितनी हो, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा, या फिर आपका टर्नओवर कितना हो, 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा। तीनों में से कोई भी एक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए तो आपकी कंपनी को एक्सबीआरएल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, ये एक फॉर्मेट है, बस इतना ध्यान रखना है, इंटरनेशनल लेवल का फॉर्मेट है, इसका फॉर्म अलग होएगा, ठीक है। देखो क्या फॉर्मेट हो जाएगा, एओसी फॉर एक्सबीआरएल। अगर मैं सिंपल एओसी 4 में फॉलो कर रहा हूं तो मैं कौन सी कंपनी हूं, वो कंपनी जिसके ऊपर एक्सबीआरएल की एप्लीकेबिलिटी नहीं हो रही। अगर मैं एओसी 4 एक्सबीआरएल चूज कर रहा हूं तो मैं कौन सी कंपनी हूं, या तो मैं लिस्टेड कंपनी हूं, या मैं लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी हूं, या मेरी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, या मेरा टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, क्लियर, या मेरी कंपनी के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी होती है। एक लास्ट लिख देते हैं, इंड एस, मेरी कंपनी के ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी होती है, और ठीक है, कोई दिक्कत, आगे आओ। ध्यान रखने वाली बात है, आपको शेल्फ फाइल, कंपनीज प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2006 शेल्फ फाइल द स्टेटमेंट यूजिंग टैक्सोनॉमी प्रोवाइडेड इन annexure 2 and companies preparing financial statement under companies Ind AS rules 2015 shall file their statement using taxonomy provided in annexure 2A second A। सर ये क्या है, ये टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, यहां कंफ्यूज हो रहे हैं। टेक्सोनॉमी का मतलब हेडिंग, वर्डिंग्स। अब जैसे मुझे बताओ ट्रेड रिसीवेबल और डेटर में क्या फर्क होता है, कुछ ही नहीं होता, दोनों सेम है। डेटर के अंदर ये बिल रिसीवेबल भी आते हैं बेटा, कुछ नहीं है, बस इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं और इंडिया के अंदर उसे क्या बोल देते हैं, डेटर बोल देते हैं। पॉइंट समझ में आ गया, ये टैक्सोनॉमी होती है। तो फिर कहते हैं जब आप एक्सबीआरएल में फाइलिंग करो ना, आपको टैक्सोनॉमी आप क्या बोलते हैं वो नहीं यूज करनी, जो एक्सबीआरएल में दे रखे टैक्सोनॉमी आपको फिर वही यूज करनी है।
ओके। एनबीएफसी के लिए फॉर्म अलग होता है। एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, कंपनी बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम फाइलिंग स्टेटमेंट अंडर दिस रूल। एक्सबीआरएल अप्लाई नहीं होता है, एक्सबीआरएल अप्लाई नहीं होता है बैंकिंग कंपनीज पर, इंश्योरेंस कंपनी पर, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर, ठीक है, इन पे अप्लाई नहीं होता। एक बात ध्यान रखना, वंस एक्सबीआरएल, ऑलवेज एक्सबीआरएल। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये है, ये वाला एग्जांपल दे रखा, मैं इसी को समझा देता हूं। सर मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड कंपनी, ओके, और सर मेरी कंपनी जो है ना, इसका जो टर्नओवर है वो 120 करोड़ है इस साल। तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सबीआरएल में जाएगी या नहीं जाएगी? बोलो। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 120 करोड़ है, तो बताओ एक्सबीआरएल है? बिल्कुल। अगले साल टर्नओवर घट गया सर, 90 करोड़ हो गया। मैं ये मान के चल रहा हूं मेरी कंपनी लिस्टेड नहीं है, ना मैं किसी लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी हूं, ना मेरी कंपनी की पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा है। तो लास्ट क्या बच गया? टर्नओवर बच गया। टर्नओवर पिछले साल तो 120 करोड़ था, पिछले साल तो मैंने एक्सबीआरएल में फाइलिंग कर दी, इस साल मेरा टर्नओवर घट के 90 करोड़ हो गया। तो इस साल क्या करना पड़ेगा मुझे? एक्सबीआरएल लगेगा? कहता लगेगा। क्यों लगेगा? एक बार अगर आपके ऊपर एक्सबीआरएल की एप्लीकेबिलिटी आ गई तो उसके बाद हमेशा आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस फॉर्मेट में जाएगी? एक्सबीआरएल में ही जाएगी बेटा। उसके बाद आप उस क्राइटेरिया बाहर भी आ गए ना तो भी एक्सबीआरएल में फाइलिंग होती रहेगी आपकी। समझ में आ गया? कंपनी विच हैव फाइल्ड देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर सब रूल 1 मतलब एक्सबीआरएल, ठीक है। उसके बाद शेल कंटिन्यू टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, दो दे मे नॉट फॉल अंडर क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड इन सक्सीडिंग ईयर। अगर अगले साल में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन क्राइटेरिया में फॉल नहीं भी करती है तो भी आपको एक्सबीआरएल में ही फाइलिंग करनी पड़ेगी बेटा। वंस एक्सबीआरएल ऑलवेज एक्सबीआरएल। क्लियर? डन। आगे आओ। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि सर मेरी कंपनी है और उसकी फॉरेन सब्सिडरी है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था? इंडियन सब्सिडरी। ये देखो क्या लिखा हुआ था, इंडियन सब्सिडरी, ठीक है, इंडियन सब्सिडरी। और सर अगर मान लो मेरी फॉरेन सब्सिडरी हो तो पॉइंट, अ कंपनी अलोंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो जाएगी किसके पास? आरओसी के पास। आपको अटैच करना है, अटैच अकाउंट ऑफ सब्सिडरीज और सब्सिडरीज विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ठीक है, एंड विच हैज नॉट एस्टैब्लिश्ड देयर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ये क्या बात हुई? एक मिनट दोबारा देखो। विच हैव नॉट एस्टैब्लिश्ड देयर प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। बेटा कोई कंपनी है जो इंडिया से बाहर इनकॉर्पोरेटेड है और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, तो वो कौन से प्रोविजन में गॉन होगी? फॉरेन कंपनी के प्रोविजन में गॉन होगी। और जितनी भी फॉरेन कंपनी है उनको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक कॉपी आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है। ये कहां लिखा हुआ है? ये फॉरेन कंपनी के प्रोविजंस में लिखा हुआ है, सेक्शन 392 से लेकर सेक्शन 396 तक के प्रोविजन में लिखा हुआ है। तो ये कौन सी कंपनी बच गई अब? सर सब्सिडरी कंपनी है मेरी फॉरेन में और उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, तो भाई उसको भी फाइल करनी पड़ेगी। देखो क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ कंपनी। अब देखो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है? फॉरेन कंपनी की भी फाइल करनी है, कंसोलिडेट करके, ऑडिट भी करवानी पड़ेगी। हाँ बट सर एक मिनट, दो इश्यू है। कहता पहला, सर जिस कंट्री में मेरी सब्सिडरी कंपनी है, हाँ, वहां पर इंग्लिश लैंग्वेज यूज ही नहीं होती। सपोज करो हमारी कंपनी इटली में है और उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस में बनती है? इटालियन लैंग्वेज में बनती है। अब बताओ क्या करूं? कहता तो फिर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कन्वर्ट करवाओ, किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। ऑडिट रिपोर्ट को किसमें कन्वर्ट करवाओ?
इंग्लिश में। बोर्ड रिपोर्ट को किस में कन्वर्ट करवाओ? इंग्लिश लैंग्वेज में। सर्टिफाई करवाओ उसको कि ये सर्टिफाइड कॉपी है, इंग्लिश में कन्वर्टेड है, ये फाइल करो। कहता सर दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अपने यहाँ पर इंडिया में हर कंपनी की ऑडिट क्या है? कंपलसरी है, चाहे उसका टर्नओवर 1 रुपया ही हो, चाहे वो प्रॉफिट में हो चाहे वो लॉस में हो, चाहे वो अंडर सेक्शन 8 कंपनी ही क्यों ना हो, चाहे वो डोरमेंट हो चाहे ओपीसी हो, हर कंपनी की ऑडिट कंपलसरी है। बट फॉरेन कंपनी में ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है फॉरेन कंपनी में ये रूल चलता हो कि या फॉरेन कंपनी में अगर कोई स्मॉल कंपनी है तो उसकी ऑडिट कंपलसरी ना हो। तो सर जो मेरी सब्सिडरी कंपनी है ना फॉरेन में, उसकी ऑडिट कंपलसरी नहीं है वहां के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो आप क्या कहते हो, क्या फाइल करो? ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ। कैसे करूं? कहते फिर वहां पर एक काम करो, इसके साथ एक डिक्लेरेशन दे दो कि जिस कंट्री की ये सब्सिडरी कंपनी है वहां के एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी ऑडिट कंपलसरी नहीं है, और ये अपलोड कर दो। बताओगे तो सही ना? हाँ ये बात है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ सब्सिडरी विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड। सर वहां पर ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, तो फिर आप एक काम करो ना, आपको क्या करना है, आपको अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलोंग विद डिक्लेरेशन, इसके साथ एक डिक्लेरेशन फाइल कर दो कि जिस कंट्री के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस कंट्री के अंदर ऑडिट कंपलसरी नहीं है, ठीक है। एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इंग्लिश में नहीं है, तो उसके साथ एक ट्रांसलेटेड सर्टिफाइड कॉपी किसकी लगा दो? इंग्लिश की लगा दो। बट फॉर आपको करनी पड़ेगी कॉपी फाइल। ये वाला एग्जांपल एज इट इज एग्जाम में आया हुआ है, ये इसी से रिलेटेड है। हो जाएगा, ये तो घर जाके पढ़ लेना, कोई बात नहीं, सिंपल है, जो एक पता है वही एज इट इज आ गया इसमें, और तो कुछ नहीं है इसमें। आ जाओ बेटा, नोट्स में इसमें कुछ पूछना है तो पूछो, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इसके नीचे लिखते हैं फॉर्मेट ऑफ फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एटसेट्रा। तो बताओ कौन सा फॉर्म है? एओसी 4 है मेन, तो एओसी 4 CFS, एओसी 4 इंडेस, एओसी 4 NBFC एटसेट्रा। ये फॉर्म्स है, नाम से पता लग रहा है ये फॉर्म किसके लिए है। क्लियर? क्या XBRL में फॉलो करना पड़ेगा? XBRL ये सभी कंपनियों के लिए नहीं है, बताओ किसके लिए है? अगर मेरी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो, एंड देयर सब्सिडरी एंड इट्स सब्सिडरी। अब देखो मैंने इंडियन सब्सिडरी क्यों लिखी, फॉरेन की कंपनी को तो वैसे ही XBRL में फाइल करनी होती है, ठीक बात है। उसके बाद दूसरा बताओ, अगर मैं लिस्टेड कंपनी नहीं हूं बट मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 100 करोड़ या इससे ज्यादा है, या मैं एक ऐसी कंपनी हूं जिसके ऊपर इंड एस की एप्लीकेबिलिटी है, तो ऐसी कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट XBRL फॉर्मेट में फाइल करनी पड़ती है। ध्यान रखने वाली बात है, वंस XBRL ऑलवेज XBRL। सर मेरी फॉरेन सब्सिडरी है, which has no place in India, which has no place of business in India। ओके, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइल करनी पड़ेगी बेटा, बट मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है, नॉट ऑडिटेड। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां के एक्ट के अकॉर्डिंग कंपलसरी नहीं है। सर नॉट इन इंग्लिश, नॉट इन इंग्लिश, नॉट इन इंग्लिश। तो कहता कोई बात नहीं, फाइलिंग तो अभी भी करनी पड़ेगी।
नोट ऑडिटेड है इसकी डिक्लेरेशन फाइल कर दो, और इंग्लिश में नहीं है तो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ट्रांसलेटेड सर्टिफाइड कॉपी इन इंग्लिश ये भी फाइल करो। बट फाइल तो करनी पड़ेगी बेटा। सब में आ गया, खत्म ये टॉपिक भी। क्लियर? आज का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 10। इस चैप्टर का नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इसी से नेक्स्ट चैप्टर है। ये सेक्शन की शुरुआत होती है सेक्शन 139 से। इसमें लिखा हुआ है एवरी कंपनी शैल गेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। डिटेल में चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। क्या मतलब बनता है इस सेक्शन का बताओ? हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कंपलसरी है, और ये ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक सीए। इंटरनल ऑडिट इससे डिफरेंट होती है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑडिट अंडर सेक्शन 139। सेक्शन 139 में जो ऑडिट हो रही है वो किसकी हो रही है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट हो रही है। यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं होगी, इंटरनल ऑडिट होती है। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है? मैनेजमेंट की हेल्प करने के लिए आता है ये, कि आपके कंपनी के अंदर जो एक्टिविटी चल रही है, जो पॉलिसीज वगैरह है, मैं उनको मैनेज करने में, उनको रोबस्ट बनाने में आपकी हेल्प करने आया हूं। क्लियर है? इट इज नॉट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल ऑडिट अंडर सेक्शन 138 is not the audit of financial statement। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट नहीं है जो 139 में हो रही है, वो अलग है, ये अलग है। बेसिकली ये ऑडिट किस लिए की जाती है? ताकि मैनेजमेंट की हेल्प उसके कंपनी के अंदर इंटरनल एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए। ऑडिट का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन। तो भाई कोई एक्सपर्ट बंदा आके हमारी कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज को चेक करके हमें गाइड करे कि हमारी इंटरनल पॉलिसीज में कोई कमी है क्या, और अगर कमी है तो उसको दूर कैसे किया जाए। इसे इंटरनल ऑडिट बोलते हैं। ठीक बात है। इंटरनल ऑडिट जो है वो सभी कंपनियों के लिए कंपलसरी नहीं होती। ठीक है, सभी कंपनियों के लिए कंपलसरी नहीं होती। आओ देखो, दो हिस्सों में बांट दिया, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के 4 पॉइंट बना दिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी के 4 पॉइंट बना दिए, 25, 50, 100, 200। अगर आपका डिपॉजिट 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा है, आपकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है, आपकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, या आपका टर्नओवर 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी। प्राइवेट कंपनी में 2 ही क्राइटेरिया है, 100, 200। ठीक है, आपकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है, या फिर आपका टर्नओवर 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको इंटरनल ऑडिट करवानी पड़ेगी, नहीं तो नहीं जुड़ता है। कोई दिक्कत इसमें? और लिस्टेड कंपनी के लिए कंपलसरी है बेटा, ये क्राइटेरिया बना दिया। ठीक है, आओ ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले कंपनीज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंटरनल ऑडिटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब सोच लो क्यों आएगा, बताओ? लिमिट के कारण। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है जी। ठीक है, अगर मेरी कंपनी अनलिस्टेड हो तो फिर डिपेंड करता है, तुम प्राइवेट हो या पब्लिक हो। मैं पब्लिक कंपनी हूं जी, मैं एक पब्लिक कंपनी हूं। ओके, तो फिर 4 क्राइटेरिया है, 25, 50, 100, 200। $25 करोड़ क्या है? आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स। डिपॉजिट क्लियर है, चैप्टर 5 वाले। 50 क्या है? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल में दोनों इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों, क्योंकि अगर सिर्फ पेड अप कैपिटल लिखा हो और उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिख रखा तो इसका मतलब प्रेफरेंस भी और इक्विटी भी। 100 में क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग लोन एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ध्यान से, डिवेंचर नहीं कवर हो रहा है,
डिबेंचर कवर नहीं हो रहा है, सिर्फ कौन सा, बैंक से और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो इसमें डिबेंचर कवर हो रहे हैं क्या, डिबेंचर्स कवर हो रहे हैं ना। क्या इसमें सिंपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर हो रही है, एनबीएफसीज वगैरह ना। सिर्फ दो ही चीजें पकड़ रखी है, क्या, बैंक या पीएफआई। एग्जामिनर यहां ट्रैप करने की कोशिश करेगा आपको, ठीक है। और टर्नओवर आपका कितना हो, 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा। अभी भी इसमें है एक पॉइंट, आसान नहीं है इतना। अभी देखो प्राइवेट कंपनी होती तो 100-200, टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज्यादा, और आउटस्टैंडिंग लोन या बोरोइंग फ्रॉम बैंक और पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा। कोई दिक्कत इसमें, चलो आगे। कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट है बेटा ये, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, at any point of time during the preceding financial year, at any point of time during the preceding financial year। यहां ट्विस्ट है बेटा, देखते हैं क्या कह रहा है ये पॉइंट, नोट्स में आओ। सबसे पहले इंटरनल ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल कंपनीज, इंटरनल ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी, जबकि कंपनी ऑडिट चैप्टर 10 वाली वो हर कंपनी के लिए क्या है, कंपलसरी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करवानी पड़ेगी, इंटरनल ऑडिट हर कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है। मैंडेटरी किसके लिए है, मैंडेटरी फॉर दो बातें, क्या आपकी कंपनी लिस्टेड है, सर मेरी कंपनी लिस्टेड है, कंपलसरी, सर मेरी कंपनी अनलिस्टेड है, दो बातें, क्या आपकी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, सर मेरी कंपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, मेरी कंपनी अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइवेट कंपनी कभी लिस्ट भी नहीं हो सकती। 4 क्राइटेरिया यहां पर लिख दिए, क्या क्राइटेरिया, 25, 50, 100, 200, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया क्या आया, पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। तीसरा क्राइटेरिया क्या आया, 100 करोड़ का, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। एक लाइन की जगह छोड़ के फिर लिखना लास्ट, क्या था लास्ट, टर्नओवर। 4 क्राइटेरिया है, 1 2 3 4। अगर आप एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो और आपके आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है। आपकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या इससे ज्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट। आपकी आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी है। और आपका टर्नओवर अगर 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज्यादा है तो आपके लिए मैंडेटरी है। प्राइवेट कंपनी पे ये लिमिट अप्लाई होगी, ये भी अप्लाई होगी, प्राइवेट कंपनी पे ये लिमिट अप्लाई नहीं होती और प्राइवेट कंपनी पे ये लिमिट भी अप्लाई नहीं होती। ये बात क्लियर है, ठीक है। 2 बातें ध्यान रखने का, यहां पर बोरोइंग किससे, फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ओनली, डिबेंचर नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं, सिर्फ बैंक और पीएफआई। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिखाएगा, कंपनी ने इतने डिबेंचर ले रखे हैं, कंपनी ने बैंक लोन इतना ले रखा है, कंपनी ने पीएफआई से इतना लोन ले रखा है, कंपनी ने सिंपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इतना लोन ले रखा है। तो कौन से उठाने हैं, बैंक और पीएफआई उठाना है। पॉइंट क्लियर। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था जहां पर आपको एग्जामिनर ट्रैप करने की कोशिश करेगा, यहां आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट, आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब है ये एग्जाम्पल, और यही एग्जाम्पल आपको इंटीग्रेटेड केस स्टडी के अंदर कंफ्यूज करेगा। सर ये मेरा 1 अप्रैल है, फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2026, और ये मेरा 31 मार्च 2027, यहां पर मेरा फाइनेंशियल एंड हो गया। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारा जो आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स है, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है वो 30 करोड़ हो गए थे, बट फाइनेंशियल ईयर का एंड होते होते जो मेरे आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है वो 20 करोड़ रह गए। ठीक है, अब मुझे बताओ क्या मेरी कंपनी की इंटरनल ऑडिट मैंडेटरी है? बताओ, अगर ये वर्डिंग ना होती तो ये लिमिट हमें कब की देखनी होती है? 31 मार्च को। बट ये लाइन क्या कह रही है? एनी पॉइंट ऑफ टाइम, साल के किसी भी दिन अगर आउटस्टैंडिंग बोरोइंग 25 करोड़ या 25 करोड़ से ज्यादा हो गई, या आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स 50 करोड़ या 50 करोड़, सॉरी 100 करोड़ या 100 करोड़ से ज्यादा हो गए, तो उस फाइनेंशियल ईयर की इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। ये इन दो में लिखी है। पेड अप कैपिटल में क्यों नहीं लिख रखा? क्योंकि पेड अप कैपिटल की साल के बीच में रीपेमेंट बहुत रेयर होती है। पेड अप कैपिटल की रीपेमेंट कैसे होगी? बाय बैक से, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन हो गया, बहुत रेयर है। ठीक है, और टर्नओवर तो बहुत ही रेयर बात है कि रिटर्न हो जाए। ठीक है ना, तो यहां पर नहीं लिखा हुआ है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यहां लिखा हुआ बेटा। पॉइंट सब में आ गया? तो ये देखो बुक में ये नोट हो गया ना, बुक में देखो क्या लिखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। तो ये 2-3 बातें जो ध्यान रखने वाली बात है ये मैं हाईलाइट कर देता हूं स्पेसिफिकली। एमसीक्यू आएगा तो इसको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा एग्जामिनर आपको। डन। अब ये बता दो सर, जैसे आपने कहा कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन करेगा, कंपनी ऑडिट कौन करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की? सिर्फ और सिर्फ एक सीए इन प्रैक्टिस। तो फिर इंटरनल ऑडिट कौन करेगा? हाँ ये बात भी बता देते, ये नोट हो गया। आओ, अभी कहता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कौन कर सकता है? सीए इन प्रैक्टिस ओनली, ओनली यही कर सकता है, और कोई नहीं। सीएस नहीं, सीएमए नहीं, एडवोकेट तो बिल्कुल भी नहीं। तो इंटरनल ऑडिट कौन कर सकता है? इंटरनल ऑडिट जहां पर कोई चीज मैंडेटरी हो जाए वहां पर क्वालिफिकेशन जरूर दे रखी है, ये कौन कर सकता है? सीए, सीएस, सीएमए एटसेट्रा। वेदर इन प्रैक्टिस और नोट, वेदर इन प्रैक्टिस और नोट, चाहे वो प्रैक्टिस में है चाहे वो प्रैक्टिस में ना हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। ठीक है, हो सकता है वो इवन इंटरनल ऑडिटर जो है वो कंपनी का इंप्लॉय भी हो सकता है। इंटरनल ऑडिटर कैन बी द इंप्लॉय ऑफ कंपनी, ये कंपनी का इंप्लॉय भी हो सकता है। ये बात क्यों लिखी? क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेगा वो आपकी कंपनी का इंप्लॉय नहीं हो सकता। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेगा वो सीए ही होना चाहिए, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करेगा उसके पास सीओपी होना यानी कि प्रैक्टिस में होना कंपलसरी है। कहता भाई ये सीए भी हो सकता है, सीएम में भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, प्रैक्टिस में भी हो सकता है और हो सकता है नहीं हो। अब मैं एक कंपनी हूं, मेरी इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है, मेरी सब्सिडरी भी है 4-5, सबकी इंटरनल ऑडिट कंपलसरी है। अब है ना, हम एक सीए के पास गए जिसकी फर्म हो, प्रैक्टिसिंग सीए के पास गए, हमने कहा सर ऑडिट करवानी है, इंटरनल ऑडिट। कहता 5 लाख रुपए। मैं कहता 5 कंपनियां जी, ठीक ठीक लगा लो। वो कहता चलो तुम ठीक ठीक लगा लिया, तुम वैसे तो 25 बनते, तुम एक काम करना तुम 22 दे देना। कंपनी वाले कहते हैं चलो सर हम सोच के बताते हैं। कंपनी वाले आए, ऑडिट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साथ मीटिंग करी उन्होंने, कहा सर 22 लाख मांग रहा है। कहता दिमाग खराब है, 22 लाख रुपए? कहता हाँ, एक सीए उठाओ मार्केट से, हाँ उसको जॉब पे रख लो 15 लाख रुपए, 15 लाख की जॉब पे रखो, और उसकी जॉब क्या होगी? इंटरनल ऑडिट। अब बताओ, मैंने एक सीए रख लिया जो किसमें है? एम्प्लॉय है कंपनी का, उसका काम क्या है? इंटरनल ऑडिट करेगा वो। तो अलाउड है या नहीं है? अलाउड है, वो एम्प्लॉय भी हो सकता है तुम्हारा।
बट कंपनी ऑडिटर नहीं हो सकता सेक्शन 139 में। वो क्यों नहीं हो सकता, वो चैप्टर 10 में समझ में आएगा। यहां पर मैं किसकी हेल्प करने आया हूं, मैं मैनेजमेंट की हेल्प करने आया हूं। तो मैं मैनेजमेंट का बंदा हो सकता हूं, नहीं हो सकता हूं। बट एक्सटर्नल ऑडिटर कौन होता है सेक्शन 139 में, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैं इसको चेक करने आया हूं। तो क्या मैं मैनेजमेंट का बंदा हो सकता हूं, बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट का बंदा हो तो मैनेजमेंट का साथ दोगे। बाकी चैप्टर 10 में डिटेल में समझ में आ जाएगी। ये बात क्लियर है। अब देखो इसको बुक में, ये छोड़ दो, ट्रांजिशनल पीरियड को छोड़ दो, इसका कुछ नहीं करना। हु इज इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर कौन होगा, इट कुड बी सीए, सीएमए और सच अदर प्रोफेशनल, कोई भी अदर प्रोफेशनल, जैसे एग्जांपल सीएस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। वेदर इंगेज इन प्रैक्टिस और नोट, चाहे वो प्रैक्टिस में है चाहे ना हो। मे और मे नोट बी इंप्लॉई ऑफ द कंपनी, वो इंप्लॉई भी हो सकता है और हो सकता है इंप्लॉई ना हो। सर इंटरनल ऑडिट का मैनर और इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या है, कब कब करवानी है इंटरनल ऑडिट, मतलब कब करवानी है, साल में एक बार करवानी है, साल में 2 बार करवानी है 6-6 महीने में, साल में 4 बार करवानी है क्वार्टर में, वो आपकी मर्जी है जी। हम तो ये चाहते हैं कि इंटरनल ऑडिट हो। अच्छा ये बात सेक्शन 139 में क्यों नहीं लिखी हुई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनेगी, ठीक बात है ना। आगे आओ, तो ये क्या कहता है, मैनर एंड इंटरवल, ठीक है, इन विच द इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड, ये कौन बताएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरनल ऑडिट कब करवानी चाहिए, अभी तक कुछ नहीं बता रखा। और ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलके डिसाइड करेंगे, फॉर्मुलेट द स्कोप, फंक्शनिंग, पीरियोडिसिटी, कब करवानी है, क्वार्टरली करवानी है, ये कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डिसाइड करने दो जी, ऑडिट कमेटी को डिसाइड करने दो, आपकी मर्जी है। पॉइंट सब में आ गया, खत्म टॉपिक, चले आगे। बस काफी आज के लिए, ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। कल कोशिश रहेगी ये चैप्टर खत्म हो जाए।